कश्मीर एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। हमले की फिराक में थे ये दहशतगर्द और दहशतगर्दों का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है, जिसमें शारिक अहमद, आकिब अहमद, आदिल अहमद और ओवैस अहमद को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको एक मरतबा फिर से बता देते हैं। दरअसल पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है और बताया ये जा रहा है कि ये चारों ही दहशतगर्द किसी बड़े हमले की फिराक में थे और इन दहशतगर्दों का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है। इन दहशतगर्दों के नाम शारिक अहमद, आकिब अहमद, आदिल अहमद और ओवैस अहमद बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और इनका जो कनेक्शन है, कहां से क्या प्लानिंग थी, वो सब चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन बड़े कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से फिजा खराब करने की कोशिश पाकिस्तान की जानिब से की जाती रही है और एक बार फिर से इस कोशिश को नाकाम किया गया है पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये चारों ही दहशतगर्द किसी बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने कामयाबी हाथ उनको लगी है और इनको गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के नाम अगर हम बात करें तो शारिक अहमद, आकिब अहमद, आदिल अहमद और ओवैस अहमद बताए जा रहे हैं। इन चारों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो किसी बड़े हमले की फिराक में थे ये दहशतगर्द, लेकिन वक्त रहते पुलिस को बड़े कामयाबी हाथ लगी है और इन चारों ही दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन दहशतगर्दों का पाकिस्तान से कनेक्शन था और क्योंकि पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से हिंदुस्तानी फौज मुंहतोड़ जवाब दे रही है और साथ ही अलग अलग जो मंच है उसके ऊपर पाकिस्तान को शिकस्त मिल रही है, उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और यही वजह है कि वो हर बार नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मुंह की खाता है और इस बार भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दरमियान कहा जा रहा है कि 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। हमले की फिराक में थे चारों ही दहशतगर्द। इन सभी का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है। फिलहाल शारिक अहमद, आकिब अहमद, आदिल अहमद और ओवैस अहमद को गिरफ्तार किया गया है। चारों ही दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब इनसे पूछताछ में पता चलेगा कि इनकी प्लानिंग क्या थी और क्या मंसूबे थे, किस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले थे। जी मीडिया कॉरेस्पोंडेंट खालिद हुसैन हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। खालिद, जो लोग पकड़े गए हैं, जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से पूरी खबर से रूबरू करा देते हैं, जहां पर पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। हमले की फिराक में थे ये चारों ही दहशतगर्द और सबसे अहम बात यह है कि इन दहशतगर्दों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। फिलहाल अब इनसे पूछताछ की जाएगी और इनके मंसूबों को खंगाला जाएगा, तलाशा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इनकी प्लानिंग्स क्या थी, क्योंकि पाकिस्तान बेचैन है और वो नापाक साजिश लगातार करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकदम कान खड़े किए हुए हैं। जी मीडिया कॉरेस्पोंडेंट खालिद हुसैन हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। खालिद, आपसे जानना चाहेंगे जो 4 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पुलिस के मुताबिक ये 4 लोग के हैं। दरअसल इसी जो 2019 में जो 27 जुलाई को एक आईईडी विस्फोट हुआ था आरिहल पुलवामा में, जिसमें 2 सेना के जवान शहीद हुए थे और एक मारुति कार में ये आईईडी जो है फिट की गई थी। एक हाईवे पर जब एक वहां से सेना का काफिला गुजर रहा था, उसको निशाना बनाया गया था। उसके बाद तब से इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू थी और आज 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो इसी इलाके के रहने वाले हैं और पुलिस के मुताबिक ये चारों जो थे इस घटना के पीछे है। इस आईडी ब्लास्ट को इन्होंने अंजाम दिया था और ये चारों ने ये कॉन्स्पिरेसी जो है एक जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी मूली के एक मिलिटेंट जो पाकिस्तान बेस्ड थे उनके साथ मिलकर ये रची थी और वो पाकिस्तान से इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि कैसे क्या करना था। उसी ने इनको ये लेप दिया था कि कहाँ पर विस्फोटक है, कहाँ से वो सारा ब्लास्ट मटीरियल इकट्ठा करना है, कैसे पहुंच
पहुंचाना है, कैसे उस आईजी को फिट करना है, वो सब उसी के इशारे पे हो रहा था। लेकिन एग्जीक्यूट उस सारे प्लान को इन 4 लोगों ने किया था पुलिस के मुताबिक। फिलहाल इनको हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ और की जा रही है और इन्हें पुलिस स्टेशन पुलवामा में रखा गया है, जहां इन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विस्फोट था जो मिलिटेंट्स ने अंजाम दिया था, जिसमें 2 सेना के जवान शहीद हुए थे। एक पूरी गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हुई थी और सेना की एक गाड़ी जो थी उसको पूरी बुरी तरह से नुकसान हुआ था। तब इस इलाके में काफी दहशत का माहौल ने पैदा किया था। लेकिन तब से इस केस को दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और अब इस केस में जो है नतीजे सामने आए हैं। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन के बाद नताइज सामने आए हैं, लेकिन खालिद इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि महज ये 4 दहशतगर्द ही इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकते हैं। क्या इनके कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही होगी? क्योंकि अगर कोई भी एक्सप्लोजिव आता है तो जाहिर सी बात है उसको आमने सामने तो लेकर नहीं आया जाता, अलग अलग जगहों से उसको इकट्ठा करने की कोशिश इनकी रही होगी। तो क्या अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सूबों के अंदर इनके कनेक्शन थे, ताकि इनको जो कौन लोग ऐसे थे जो इनको चीजें मुहैया करा रहे थे? देखिए, फिलहाल जो पुलिस ने जिसका खुलासा किया है वो ये है कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट जो इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि कहाँ से क्या लेना है और इनको कहाँ ब्लास्ट मटीरियल मिलेगा, कैसे उसको फिट करना है, वो सब उसके इंस्ट्रक्शन पे हो रहा था। लेकिन चूंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है, इनसे और भी राज खुलेंगे आगे जो लिंक से इस केस के जुड़े हुए कि वो विस्फोटक कहाँ था, किस रूट से वो इम्पोर्ट हुआ था और कहाँ पर उसको फिट किया गया था, कहाँ स्टोर किया गया था और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सब कड़ियाँ आगे जुड़ेंगी जैसे जैसे इंट्रोगेशन फर्दर बढ़ता जाएगा। और इन 4 लोगों से उम्मीद की जा रही है कि और भी सुराग मिलेंगे पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की, जिसकी बिना पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और उन लोगों को जो है कानून के दायरे में लाया जाएगा जो इस घटना को अंजाम देने में मुलविस थे। फिलहाल लेकिन 4 की जो मेन इन्वॉल्वमेंट थी, जिन्होंने इस जो एक्सप्लोजिव को कैरी किया था, वहां फिट किया था और उसके बाद उस आईजी को ट्रिगर किया था, जैसे कि पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं, उस मेनली एग्जीक्यूट करने में ये 4 लोग इन्वॉल्व थे। हालांकि इनको इंस्ट्रक्ट करने वाला पाकिस्तानी बेस्ड एक जैश का मिलिटेंट बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान से इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था वो या इंटरनेट के जरिए, और तब ये सारा काम इन्हें अंजाम दिया था। लेकिन निसंदेह इनके आगे इंट्रोगेशन से आगे भी कड़ियां खुलेंगी कि ये एक्सप्लोजिव कहाँ रखा गया था, किस। बिल्कुल, यानी कि कड़ी से कड़ी मिलाई जाएगी और ये देखना अहम होगा कि इसके अंदर कौन कौन लोग मुलविस थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए खालिद आपका। चलिए बढ़ते आगे। गांधरबल जिले के मनीगाम में आज 14वीं पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 1145 पुलिस कांस्टेबल्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने सूबे की पुलिस में शामिल हुए इन सभी जवानों को मुबारकबाद पेश की। इसके साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की। एलजी मुर्मू ने जवानों को खिताब करते हुए उनके काम करने के तरीके की भी तारीफ की और कहा कि हम मुस्तकबिल में 30 से 40 हजार नौजवानों को पुलिस में भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह, चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, 15वीं कोर कमांडर जेएस ढिल्लन, मनीगाम के प्रिंसिपल पीटीएस हसीब मुगल, गांधरबल के डीसी, कश्मीर के आईजी कश्मीर और बाकी के आला अफसरान भी मौजूद रहे। अभी चरम समय में हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। कम से कम 30-40 हजार बच्चों का भर्ती करने का हम लोग ने भी एक कदम उठा रहे हैं। उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं इस राज्य में इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोजगार मिले और यहाँ खूब तरक्की हो। इसीलिए भी हम बहुत कुछ दिनों में एक कार्यक्रम बनाने वाले हैं। इन्वेस्टर सबमिट करने के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। लोग यहाँ एक प्रकार का सामान्य जनजीवन बाहर हो, इसीलिए भी हम पहले भी बोल चुके हैं। The Jammu and Kashmir police has been on the forefront of not only dealing with the militancy but also the stone pelting, and today here और वहीं से पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इतवार को श्रीनगर का दौरा किया, जहां पर जिला पुलिस दफ्तर में जोनल साहिबार पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग कर कश्मीर में कानूनी निजाम का जायजा लिया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए और भी कोशिश करने की जरूरत है। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान और उसके दहशतगर्द हैंडलर्स हताश हो गए हैं। वो लोगों को भड़काने और डराने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।
उन्होंने अफसरों से कश्मीर में फिजा खराब करने की साजिश रचने वालों की पहचान करने को कहा है। इसके साथ ही डीजीपी ने ट्रैफिक की परेशानी से निपटने के लिए कदम उठाने के लिए भी कहा। तो वहीं डीजीपी ने नशे के तस्करों और एनडीपीएस मामलों पर सख्ती बरतने की भी हिदायत दी। जेएनयू में फीस में इजाफे के सिलसिले में तनाज़ा जारी है। तो वहीं जेएनयू के तलबा का एहतजाज आज भी जारी रहा, जहां पर तलबा की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। अब जेएनयू तलबा की हिमायत में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद भी आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि 300% फीस बढ़ाने के पीछे सरकार का आखिर क्या मकसद है। उन्होंने मजीद कहा कि एचआरडी मिनिस्ट्री की कमेटी का कोई मतलब नहीं है। जम्मू में अपने मुतालबात को लेकर एबीवीपी ने राजभवन के बाहर मुजाहरा किया। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रुकन नौकरी सरकारी महकमों में खाली पड़े ओहदों को भरने के अलावा 43 मजीद मुतालबात पर पिछले तवील अरसे से लगातार एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राजभवन में जाने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया। लिहाजा एबीवीपी के रुकन ने एहतजाज के दौरान उन पर किए लाठीचार्ज के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। श्रीनगर में सर्दियों में इजाफे के सबब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 5 अगस्त से सेंडोर होटल में नजरबंद 34 लीडरान को एमएलए गेस्ट हाउस भेजने का फैसला किया है। दरअसल होटल में सर्दी से मुताल्लिक माकूल इंतजामात नहीं हैं और इसलिए इन्हें दूसरी माकूल जगह पर भेजने का फैसला किया गया है। वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में सर्दी बढ़ते ही होटल सेंटूर में हिरासत में रखे गए 34 सियासी बंदियों को एमएलए हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। इंतजामिया ने सभी सियासी कैदियों को आर्टिकल 370 हटाने से पहले होटल में हिरासत में लेकर रखा था, लेकिन मौसम के बदलने के साथ साथ टेम्परेचर गिरता जा रहा है और होटल में सर्दी से बचाव के सही हीटिंग इंतजाम नहीं है। श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडरान के अलावा अलहदगी पसंद लीडर और सोशल वर्कर्स भी सेहत खराब होने की शिकायत कर रहे थे। इनकी हिफाजत में शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की भी हेल्थ मुतासर हो रही थी। तकरीबन 15 दिन पहले से ही होटल से सियासी बंदियों को शिफ्ट करने की तैयारी हो रही थी। इंतजामिया ने श्रीनगर शहर के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में वाक़े एमएलए हॉस्टल में इन्हें रखने के लिए ज़रूरी मरम्मत के काम करवाए। इसे अब ऑप्शनल जेल का दर्जा दिया गया है। ये भी पैदा हो रहा है, जो यहाँ पे राजनीतिक दलों के लीडर हैं वो सभी अभी बंद हैं, हिरासत में हैं। और इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हालिया जो राजनीतिक दल हैं, दलों के लीडर हैं विभिन्न, जैसे पीडीपी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो नेता हैं वो शिफ्ट किए गए यहाँ श्रीनगर की दूसरी जगह पर, जहाँ एमएलए हॉस्टल आपको पीछे दिख रहा है, वहाँ पर वो अभी भी नज़रबंद हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने यह भी इशारा दिया जो चुनाव इस जम्मू कश्मीर में होंगे वो बहुत जल्द उनकी जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। ऐसे में सवाल अब ये भी पैदा हो रहा है कि जो सभी दीगर जो लीडर हैं वो भी यही अनुरोध कर रहे हैं सरकार को कि जो ये लीडर हैं इनको जल्द से जल्द रिहाई की जाए, ताकि जो चुनाव हैं या दूसरे मुद्दे हैं वो उन पे काम कर सके। और ऐसे में जो हालात हैं बेहतरी की ओर आ रहे हैं और आम जनजीवन जहाँ पे सामान्य भी हो रहा है। अब शिफ्ट किए गए सियासी बंदियों में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर, पीडीपी के नईम अख्तर, साबिक आईएएस शाह फैसल शामिल हैं। वहीं साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती को जुमे को टूरिस्ट हट से सरकारी रिहाइशगाह में शिफ्ट किया गया था। सेंटूर होटल ने 34 सियासी बंदियों को 100 दिन से ज़्यादा दिनों तक रखने पर होम डिपार्टमेंट को 3 करोड़ का बिल सौंपा है। ये होटल इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। हालांकि होटल की जानिब से सौंपे गए बिल पर एडमिनिस्ट्रेशन इत्तफाक नहीं रखता है। उनका कहना है कि होटल को जेल में बदला गया है और सरकारी रेट पर ही बिल दिया जाएगा। सरकार एक दिन ठहरने का सिर्फ 800 रुपये ही देती है, लेकिन होटल इंतजामिया ने एक दिन ठहरने का 5000 रुपये मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि मकामी पार्टियों के लीडरान के बगैर भी असेंबली इंतखाबात कराए जा सकते हैं।
देखिए भाई साहब, मैं आपको जहाँ तक असेंबली चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये प्रायोरिटी रहती है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम को, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को जितनी जल्दी हो सके उसको शुरू कर सके। और उसी कड़ी में आपने देखे पंचायत के इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, फिर बीडीसी के इलेक्शन हुए। अब पंचायत के जो रिमेनिंग कंस्टिट्यूंसी रह गई हैं उनके इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। और इसी कदार पे, इसी तरीके पे असेंबली इलेक्शन के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर जम्मू कश्मीर में तत्पर है और रेडी है। रही पॉलिटिकल डेटन्यूज़ की बात, देखिए एक पॉलिटिकल डेटन्यू अगर जेल में हैं तो उनके तो इतने कार्यकर्ता, इतने सेकंड लाइन थर्ड लाइन जो लीडर्स हैं उनको एक्टिवेट क्यों नहीं करते। बेसिकली बात यह है कि उनके पास मुद्दा ही कोई नहीं है इलेक्शन में उठाने के लिए। इसीलिए वजह यह है कि वो इलेक्शन का इनकार करते हैं। और यही बस बेसिक जवाब तो यही है। इलेक्शन का उनका ना आने की सबसे बड़ी वजह या नाराज़गी दिखाना यही है कि उनके पास आज मुद्दा ही कोई है नहीं। लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे पिछले 70 साल से। आज कौन सा मुद्दा लेके वो लोगों के पास जाएंगे इलेक्शन के लिए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मौक़िफ़ है, इलेक्शन होने चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं जितनी प्रायोरिटी पे इलेक्शन हो और यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हो, ये हमारा कहना है। देखिए, जहाँ तक जो डैन जिनको रखा गया है, जो हाउस अरेस्ट है, मैं डिटेन नहीं कहूँ, जो हाउस अरेस्ट कुछ लोग रखे गए हैं, अब जिनको एमएलए हॉस्टल शिफ्ट किया गया, क्योंकि ये इंडियन डेमोक्रेसी की खूबी है कि एक कैदी को या एक हाउस अरेस्ट को उसको भी हर तरह के आराम और एहतियात का ख्याल रखा जाता है। वहाँ सर्दी थी इसलिए उनको यहाँ लाया गया। ये सबसे बड़ी खूबी है जो हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी की है। जहाँ बात रही बंद, कुछ लोग बंद है, बाकी तो सारी लीडरशिप खुली है। एक आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ता है, बाकी उनकी लीडरशिप तो खुली है। उन्होंने बीडीसीज में हिस्सा ले लिया, वो रोज़ उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, वो खुले हैं, उनके एमपीज खुले हैं। लेकिन अगर कोई बंद है तो उनके पीछे भी कोई ना कोई कहानी ऐसी लगती है कि वो बंद है। देखिए, क्रिकेट घोटाला है, बैंक घोटाले और भी घोटाले हैं, उस वजह से तो कुछ लोग बंद है। वो तो हर जगह मीडिया में आया है। और जहां इलेक्शन की बात है, इलेक्शन एक आदमी नहीं लड़ता है, इलेक्शन पूरी ऑर्गेनाइजेशन लड़ती है। और पूरी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन वो खुलेआम घूम रही है। एक आदमी बंद होने से इलेक्शन प्रोसेस किसी पार्टी की खत्म नहीं होती है, वो रुकती नहीं। ये बहाना है क्योंकि ये अपना ग्राउंड जो है वो खो चुके हैं, इनके पास अब कुछ नहीं है। हीले और बहाने ढूंढ रहे हैं किसी न किसी तरीके से इलेक्शन। उधर शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लगातार छापे मारे जा रहे हैं और दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। आज सुबह भी शोपियां के 3 से 4 गांवों में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां पर ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के 44 आरआर, 62 आरआर के जवान भी शामिल रहे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शोपियां में दहशतगर्दों ने एक के बाद एक मजदूरों और ट्रक ड्राइवर्स को निशाना बनाते हुए 11 लोगों को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद से ही सिक्योरिटी एहलकार हरकत में आए और दहशतगर्दों की तलाश में जुट गए। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 20 से ज्यादा गांवों में छापा मारा जा चुका है। हाल हलाकतों के बाद दक्षिणी कश्मीर के सारे जिलों में जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। जगह जगह पे नाके लगा दिए जा चुके हैं। सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी जो है हर आने जाने वाली गाड़ी को तलाशी करके छोड़ रहे हैं। वहीं दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में हमने पिछले 5 दिनों से देखा है सिक्योरिटी फोर्सेस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर रही है। पिछले 5 दिनों से कम 20 गाँव में या 20 से ज्यादा गाँव में अभी तक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा चुका है। आज भी ट्रेंच एरिया में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना की 44 आरआर, 62 आरआर और सीआरपीएफ समेत जम्मू कश्मीर पुलिस को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है कि ट्रेंच एक गांव है जहां पे कुछ मिलिटेंट उस गांव में छुपे हैं, तो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जा चुका है। घर घर की तलाशियां अभी जारी है। बताता चलूं कि अभी तक कोई कांटेक्ट मिलिटेंटों के और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में नहीं हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने में कितना टाइम लेगी। जी मीडिया के लिए शोपियां से मैं एजाज डार। टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ईडी ने हिजबुल के ऑपरेशन कमांडर आमिर खान के खिलाफ कार्रवाई की है। हिजबुल कमांडर आमिर समेत 2 दहशतगर्दों के घरों को ईडी ने सील कर दिया है। हिजबुल कमांडर आमिर खान पीओके से टेरर नेटवर्क चला रहा था। एक दीगर जिसका घर सील किया गया है वो रिश्ते में हिजबुल कमांडर आमिर खान का साला है।